समीना ने दीवार की आड़ से झांक कर देखा तो एक आदमी बरामदे के स्टूल से टेक लगाए बैठा हुआ था। उसकी राइफल भी उसके करीब ही रखी हुई थी। बरामदे में जलने वाले बल्ब की रोशनी में समीना ने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जो रात के खाने के दौरान उससे बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा था। समीना चंदा में इधर उधर देखती रही, फिर उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर मुआफिज की तरफ उछाल दिया। अपने कई पत्थर गिरने की आवाज सुनकर मुआफिज चौंक गया। उसने राइफल उतारी और इधर उधर देखने लगा। समीना दीवार की आड़ से निकल आई और हाथ से इशारे करने लगी। मुआफिज की आंखों ने उलझन तैर गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे के तासरात बदल गए। उसने मोहतात निगाहों से इधर उधर देखा और दबे कदमों चलता हुआ समीना के करीब आ गया। ओए तुम इधर क्या करता है इस वक्त रात को? मुआफिज ने उसकी तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा। मैं तो तुम्हारी तलाश में फिर रही हूँ खान, समीना ने सरगोशी में जवाब दिया। पहले एक मरतबा कमरे से निकलने लगी थी तो मेरे एक साथी की आंख खुल गई। इस सब लोग गहरी नींद सो रही हैं, तब बड़ी हिम्मत करके तुमसे मिलने आई हूँ। ओए मेरे से मिलने? खान की बातें खिल गई। क्यों भाई, रात को खाने के दौरान तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, समीना ने शर्माते हुए जवाब दिया। मैं उसी वक्त से तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। ओए मेरे बारे में क्या सोचता है? ओए खान बोला। तुम्हें नहीं मालूम कोई औरत किसी मर्द के बारे में क्या सोचती है? समीना बोली। हम भी पागल का बच्चा है जो तुम्हारा बात नहीं समझता, खान माथे पर हाथ मारते हुए बोला। आओ हम दोनों इधर बैठकर सोचता है, इधर कोई देख लेगा तो हमारा सोच में शरीक हो जाएगा। वो समीना का हाथ पकड़कर इमारत की पिछली तरफ आ गया। उस तरफ भी कुछ रोशनी थी और उसकी नजरें समीना के नीम और यहाँ सीने पर मरकूज थी। इधर नहीं खान, समीना इधर उधर देखते हुए बोली। उधर झाड़ियों में चलो, वहां कोई नहीं आएगा। चलो चलो जिधर तुम्हारा मर्जी है चलो, खान ने कहा। समीना उसे लेकर झाड़ियों की तरफ आ गई। वो मुकर्रम मुकाम की तरफ बढ़ रही थी कि झाड़ियों में सरसराहट सुनकर खान चौंक गया। वो इधर कोई है? वो इधर उधर देखते हुए बोला। कोई नहीं, तुम मेरे साथ चलते रहो। समीना उसी हाथ से पकड़कर आगे खींचने लगी, लेकिन खान वहां रुक गया। पहले इधर उधर देखता रहा, फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला। ओए तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं करता? उधर कोई है? हमको सच बताओ, इधर क्यों लाया है? हम दोनों तो उधर बैठकर ही सोच सकता था। कोई नहीं है खान, तुम आगे तो चलो, समीना उसे खींचने लगी। खान की मोटी अकल में भी शायद ये बात आ गई थी कि उसके साथ किसी किस्म का धोखा हो रहा है। समीना जिस अंदाज में उसे खींच रही थी उससे उसे शुबा हो गया था। और ठीक उसी लम्हे झाड़ियों में एक बार फिर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। खान उस तरफ मुड़ा और ऐन उसी वक्त कोई साया झाड़ियों से निकलकर हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर आन गिरा। वो शारिद था जो पहले ही से झाड़ियों में छुपा हुआ था। समीना और खान उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे और वो वहां से हटना चाहता था ताकि खान उसकी मौजूदगी को महसूस न कर सके, लेकिन झाड़ियों में सरसराहट की आवाज से खान मशकूक हो गया था। खान ने समीना पर अपने शुबे का इजहार भी कर दिया था कि इसके साथ धोखा हो रहा है। शारिद के ख्याल में अब वक्त जाया करना नायत खतरनाक साबित हो सकता था और यही सोचकर उसने खान पर छलांग लगा दी। खान को शुबा तो हो चुका था, लेकिन ऐसी किसी सूरत के लिए वो तैयार नहीं था। झाड़ियों से निकलने वाला साया जैसे ही उसे टकराया वो लड़खड़ा गया। उसने लड़खड़ाते हुए राइफल को दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी उंगली राइफल के ट्रैगर पर पहुंच चुकी थी। उसके संभलने से पहले ही शारिक ने गुब्बारा उस पर छलांग लगा दी। खान की उंगली ने ट्रैगर दबा दिया, राइफल चल गई। गोली शारिक के सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई। शारिक ने दूसरी गोली चलाने का मौका दिए बगैर उसे दबोच लिया। समीना ने उसके हाथ से राइफल छीन ली। शारिक ने उसका बेला दबोच लिया और उसे हमेशा के लिए खामोश कर देने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने लगा। सन्नाटे में फायरिंग की आवाज दूर तक गूंजी थी और अंदेशा था कि उसके दूसरे साथी इस तरफ ना आ जाएं। समीना खान की टांगों से लिपट गई और उसे पूरी कुव्वत से अपनी बाहों की लपेट में ले लिया। शारिक ने उसका गला दबोचने के लिए पूरी कुव्वत सर्फ कर डाली और मिलाकर उसकी जिंदगी का चिराग गुल करने में कामयाब हो गया। वो दोनों उसे घसीटते हुए कुएं तक ले गए। शारिक ने खान को कुएं में धकेल दिया और समीना से राइफल लेकर उन झाड़ियों में डाल दी जहां पहले भी 2 राइफलें मौजूद थी। समीना ने शारिक का हाथ पकड़ रखा था। वो दौड़ते हुए झाड़ियों से निकले और इधर उधर देखते हुए रुके बगैर दौड़ते हुए अपने कमरे में घुस गए। नौलखा शाहवरी और मोहम्मद उमर उन्हें देखते उठकर खड़े हो गए। क्या हुआ? ये फायर की आवाज कैसी थी? नौलखे ने कहा। गड़बड़ हो गई, शारिब ने जवाब दिया। टींगा मुश्ती में हमारे शिकार के हाथ से गोली चल गई, लेकिन बहरहाल हमने उसे अंडरग्राउंड कर दिया है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं। यही बताया जाएगा कि हम में से बाज ने गोली की आवाज तो सुनी थी, लेकिन हम बाहर नहीं निकले। समीना, शाहपरी और नौलखा, तुम लोग सो जाओ, मैं और मोहम्मद उमर सूरत से निमट लेंगे। ठीक उसी लम्हे बाहर भागदौड़ की आवाज भी सुनाई देने लगी। शाहपरी और नौलखा अपनी अपनी जगहों पर लेट गए। उन्होंने मुंह दूसरी तरफ करके आंखें बंद कर ली थी। चंद सेकंड बाद एक आदमी दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मोहम्मद उमर और शारिक अपनी अपनी जगहों पर दीवार से टेक लगाए नीम दराज बैठे हुए थे। इन दोनों का अंदाज ऐसा था जैसे अभी अभी आंख खुली हो। अंदर आने वाला शख्स दरवाजे के करीब ही रुककर मशकूक निगाहों से इनकी तरफ देखने लगा। क्या बात है, गोली किसने चलाई थी? शारिक ने आने वाले से पूछा। मालूम नहीं, तुम लोगों में से कोई बाहर तो नहीं निकला? उस शख्स ने कहते हुए एक बार फिर बारी बारी सब की तरफ देखा। नहीं,
शारिक ने नफी में सारी रहा, हमारे साथी सो रहे हैं और हमारी आंख भी गोली की आवाज से खुली थी। क्या मामला है, कोई गड़बड़ है क्या? पता नहीं, तुम लोग कमरे से बाहर मत निकलना। वो शख्स कहते हुए तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही समीना वगैरह ने भी आंखें खोल दी। सो जाओ, फिलहाल बला टल गई, शारिक ने कहा और उसी जगह लेट गया। मोहम्मद उमर भी लेट चुका था। बाहर से भागदौड़ की आवाजें सुनाई दे रही थी। शारे वगैरह सरगोशियों में बातें करते रहे और फिर एक एक करके उनकी आंखें बंद होने लगी। सब लोग सो चुके थे मगर शारिक जाग रहा था। बाहर की भागदौड़ खत्म हो चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। शारिक लेटा हुआ था, उसने आंखें बंद कर ली और एक आंख में जुरी पैदा करके दरवाजे की तरफ देखने लगा। कदमों की आवाज दरवाजे पर आकर रुक गई। शारिक बेहिचो हरकत लेटा दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो गुलबाज खान था, उसके हाथ में राइफल थी। वो दरवाजे में खड़ा कुछ देर तक उनकी तरफ देखता रहा, फिर वापस मुड़कर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद भी शारिक ने अपनी जगह से हरकत नहीं की और फिर कुछ ही देर बाद वो भी नींद की आगोश में पहुंच चुका। सुबह शारिक की आंख उस वक्त खुली जब किसी ने झुंझोड़ कर उसे जगाया। वो शाहपरी थी, उसके करीब ही नौलखा भी बैठा हुआ था, जबकि समीना और मोहम्मद उमर सो रहे थे। क्या बात है, क्या हुआ? शारिक उठकर आंखें बलने लगा। तुम्हें गुलबाज खान ने बुलाया है, उसे अपने 3 साथियों की गुमशुदगी का पता चल गया है। वो इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता है, शाहपरी ने कहा। उन्होंने तुम लोगों से तो नहीं कुछ पूछा? शारिक ने सवालिया निगाहों से बारी बारी शाहपरी और नौलखे की तरफ देखा। नहीं, शाहपरी ने नफी में सारी लाया। शारिक कुछ देर तक अपनी जगह बैठा रहा, फिर उठकर बरामदे में आ गया जहां पानी से भरा हुआ ड्रम रखा हुआ था। उसने ऊपर पानी के छींटे मारे और इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ धूप फैली हुई थी, लेकिन उसके ख्याल में 8 या 9 बजे का वक्त था। वो बरामदे से निकलकर लिबार्टी के सामने आ गया। एक आदमी बरामदे में बैठा हुआ था। गुलबाज खान कहाँ है? शारिक ने रुककर पूछा। मेरे साथ आओ। वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। शारिक उसके पीछे चलता हुआ लिबार्टी में दाखिल हो गया। सीढ़ियां उतरने के बाद वो तैर खाने में आ गए। गुलबाज खान अपनी मखसूस जगह पर बैठा हुआ था। शारिक भी उसके करीब ही बैठ गया। क्या बात है गुलबाज खान, रात को क्या हंगामा हुआ था? गोली किसने चलाई थी? उसने गुलबाज खान की तरफ देखते हुए कहा। कल तुमने मुझसे एक बात कही थी, गुलबाज खान बोला। तुमने कहा था कि मेरे कुछ साथी मुझे पसंद नहीं करते और वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात से इत्तेफाक किया था, लेकिन ये नहीं पूछा था कि तुम्हें इन बातों का पता कैसे चला। थोड़ी बहुत पछ तो मैं भी समझ लेता हूँ, शारिक ने जवाब दिया। जब तुम लोग हमें पकड़कर यहाँ ला रहे थे तो मेरे साथ चलने वाले तुम्हारे 2 आदमी सरगोशियों में तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों ही से मैंने ये अंदाजा लगाया था कि वो लोग तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन मामला क्या है? रात को गोली किसने चलाई? मेरे 3 आदमी गायब हो गए हैं, गुलबाज खान ने कहा। उसके चेहरे से परेशानी नजर आ रही थी। 2 आदमियों के बारे में तो मुझे शुबा था, लेकिन तीसरा आदमी, वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। वो मेरा सबसे ज्यादा काबिल एतमाद था। मुझे यकीन नहीं आता कि वो मुझे धोखा दे सकता है। हो सकता है दूसरे 2 आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए हों, शारिक ने कहा। हो सकता है ऐसा हुआ हो और मुझे इसका शुबा भी है, गुलबाज खान ने कहा। आज तो मेरे एक आदमी ने झाड़ियों में एक जगह खून पड़ा हुआ देखा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। शारिक का दिल उछलकर हल्क में आ गया। गुज़िश्ता रात मोहम्मद उमर और शाहपरी ने बताया था कि उन्होंने जिस आदमी को काबू किया था, शाहपरी ने उसके सर पर पत्थर भी मारा था, जिससे उसके सर से खून बह निकला था। और जाहिर है सुबह किसी आदमी ने खून के डब्बे देख लिए थे। जिस जगह खून देखा गया है उससे चंद गजम के फासले पर झाड़ियों में 3 राइफलें भी मिली है। ये उन्हीं 3 आदमियों की राइफलें हैं जो गायब हुए हैं। गुलबाज खान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। शाहरुख को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। गुलबाज खान ने अभी तक बराह रास्त अंदर जी कुछ नहीं कहा था, लेकिन लगता था जैसे वो बहुत कुछ जान चुका हो और उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो। शाहरुख को अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आया। उन्होंने गुलबाज खान के 3 आदमियों को खत्म करके 3 राइफलें कब्जे में ले ली और ये 3 राइफलें उनके हाथों से निकल चुकी थी। बस समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो, शारिक बोला। वो बड़ी मुश्किल से अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने में कामयाब हो सका था। मेरे वो 3 आदमी अगर यहाँ से भाग गए हैं तो हमारी राइफलें यहाँ क्यों छोड़ गए हैं, जबकि इन पहाड़ों में सफर करने के लिए राइफल बहुत जरूरी है। गुलबाज खान चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर बोला। उस जगह झाड़ियों में मिलने वाले खून से यह अंदाजा होता है जैसे 2 आदमियों में दींगा मुझती हुई हो और उनमें एक जख्मी हुआ हो, लेकिन रात को फायर की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। शारिक ने उसकी बात काटते हुए कहा। हो सकता है तुम्हारे तीसरे काबिल एतमाद साथी ने दूसरे 2 आदमियों को भागते हुए देख लिया हो और उन्हें रोकने की कोशिश की हो, जिसके नतीजे में उनमें लड़ाई हुई हो और गोली भी चली हो, जिससे एक आदमी जख्मी हुआ हो। और हो सकता है राज खुल जाने के डर से वो तुम्हारे काबिल एतमाद साथी को जबरदस्ती साथ ले गए हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी राइफलें क्यों छोड़ गए, गुलबाज खान ने कहा। हो सकता है वो दूसरी राइफलें ले गए हों, शारिक ने कहा। नहीं, राइफलें पूरी हैं, गुलबाज खान ने कहा। तुम लोगों में से कोई रात को बाहर तो नहीं निकला था? नहीं, हम लोग तो सो गए थे, शारिक ने जवाब दिया। फाई की आवाज सुनकर मैं और नौलखा जाग गए थे, जबकि मेरे दूसरे साथी बेखबर सोते रहे।
ठीक है शारिक भाई, गुलबाज खान ने कहा। अब तुम जाओ, मैं बहुत जल्द असल हकीकत का पता चला लूंगा। अगर इस मामले में मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, शारिक बोला। तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगा, गुलबाज खान ने कहा। उसके साथ ही कुछ देर बाद शारिक लेबॉर्टरी से निकलकर अपने कमरे में आ गया। इसके साथ ही नाश्ता कर रहे थे, शारिक भी उनके साथ शामिल हो गया। क्या हुआ? गुलबाज खान ने क्यों बुलाया था? दूल्हे ने रोटी का नवाला मुंह में रखते हुए पूछा। गड़बड़ हो गई है, शारिक ने जवाब दिया। रात को हमने जिन आदमियों को ठिकाने लगाया था उनमें गुलबाज खान के काबिले एतमाद साथी भी है और उसे यकीन है कि वो उसे छोड़कर भागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मनीर बराव ने जाड़ी में छुपाई हुई राइफलें भी मिल गई हैं, जिससे मामला कुछ और उलझ गया है। क्या मतलब? समीना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब गड़बड़, शारिक मुस्कुरा दिया और फिर तफसील से उन्हें सब कुछ बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, गुलबाज खान को हम पर किसी किस्म का शुबा हो गया है, लेकिन वो सब तक खुलकर कोई बात नहीं कहना चाहता जब तक उसके शुबे की तस्दीक ना हो जाए। अब क्या होगा? नौलतम उसके खामोश होने पर बोला, हमें मोहतात रहना पड़ेगा। शारिक ने कहा, कल गुलबाज खान ने हमें अपने साथ मिलाने की बात की थी और मैंने उसकी ये पेशकश कबूल भी कर ली थी। इस लिहाज से हो सकता है कि उसकी सोच का रुख किसी हद तक बदल जाए, लेकिन अब हमें मोहतात रहकर उसका एतमाद हासिल करने की कोशिश करनी होगी। इसका मतलब है कि हमारे लिए कुछ और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। शाहपरी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, बुरी अफसोस तो इस बात का है कि हमारी सारी मेहनत रायगान गई। हमारी मेहनत रायगान नहीं जाएगी, शारिक ने कहा। आज का दिन गुजरने दो, मैं गुलबाज खान के करीब रहकर मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश करूंगा। एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, नौलखे ने कहा। वो क्या? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। गुलबाज खान ने कहा था कि वो तुम्हें अपना एजेंट बनाकर हाजी से मामला तय करना चाहता है। हो सकता है आजकल में वो हमें यहाँ से चलता कर दे और हमें इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पेश ना आए, नौलखे ने कहा। गुलबाज खान इतना बेवकूफ नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो, शारिक ने कहा। वो मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाने देता जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि हम उसे धोखा नहीं देंगे। और इसी दौरान इधर उसे ये पता चल गया कि उसके आदमी फरार नहीं हुए, बल्कि हमने उन्हें कत्ल कर दिया, तो मामला खत्म समझो, बल्कि अपना ही खात्मा समझो, नौलखे ने कहा। मोहम्मद उबर कुछ कहना चाहता था कि एक आदमी चाय की केतली और प्यालियां उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर इन्होंने मौजू बदल दिया। चाय की केतली और प्यालियां नीचे रखते उस शख्स की नजरें शाहपरी की तरफ उठ गई। शाहपरी सामने इस तरह बैठी हुई थी कि उसकी फटी हुई कमीज नजर आ रही थी। उसने कमीज को अगरचे घिरा लगा रखी थी, लेकिन उसके सीने और पेट तक कुछ हिस्सा बरहना हो रहा था। शाहपरी ने भी उसकी नजरों को महसूस कर लिया और वो पहलू बदल कर बैठ गई। वो शख्स केतली रखकर बाहर चला गया। नाश्ता करने के बाद भी वो लोग देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर मोहम्मद उमर और शारिक उठकर बाहर चले गए। समीना भी उनके पीछे चली गई। मोहलका और शाहपरी कमरे में बैठे रह गए। दिन गुजरता रहा और शारिक वगैरह की बेचैनी बढ़ती रही। उसने गुलबाज खान को दिन में 2-3 मरतबा झाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा था। एक मरतबा तो वो झाड़ियों में चलता हुआ कुएं तक भी आया था। कुएं तब झाड़ियां दबी हुई थी। शारिक सोच रहा था कि अगर गुलबाज खान को शुबा हो गया तो वो कुआं भी खंगाल डालेगा। कुआं अगरचे बहुत गहरा था, लेकिन शारिक जानता था कि गुलबाज जैसे शख्स से कुछ बैन नहीं था कि वो रस्से लटकाकर खुद कुएं में उतर जाए या किसी और को उतार दे। रात के खाने के थोड़ी देर बाद गुलबाज खान ने एक बार फिर शारिक को बुलाया। वो इस वक्त लिबर्टी की इमारत के बरामदे में बिछी हुई दरी पर बैठा हुआ था। क्या हुआ गुलबाज खान? शारिक उसके करीब बैठते हुए बोला। कुछ पता चला? तुम्हारे आदमी कहाँ गए? अभी कोई पता नहीं चल सका, लेकिन मैंने तुम लोगों के बारे में एक फैसला कर लिया है। गुलबाज खान उसकी तरफ देखते हुए कहा। कैसा फैसला? शारिक की दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें याद है कि मैंने हाजी के मामले पर तुमसे बात की थी? गुलबाज खान ने कहा। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। क्या कहना चाहते हो तुम? शारिक बोला। मैंने फैसला किया है कि तुम लोग कल सुबह रवाना हो जाओ। मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा जो तुम लोगों को बाहिफाजत सरहद पार करवा देगा। उसके बाद तुम्हें लाहौर पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। हाजी से मामला तय होते ही तुम लाहौर में मौजूद मेरे आदमी को मुतला कर दो। वो फैसला कर लेगा। वो मेरा काबिले एतमाद आदमी है। तुम उसके साथ मिलकर कोई भी फैसला कर सकते हो। ठीक है, शारिक बोला। अपनी वो शराइत भी बता दो जिनके मुताबिक हाजी से मामला तय किया जाएगा। शराइत कोई ऐसी नहीं जो हाजी के लिए काबिले कबूल ना हो, गुलबाज खान ने कहा और फिर अपनी शराइत बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, तमीम बेशी तुम अपनी स्वाबदीन के मुताबिक कर सकती हो और मेरा हिस्सा इसमें क्या होगा? शारिक ने पूछा। 10%, गुलबाज खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें सिर्फ लाहौर में रहकर निगरानी करनी होगी। 10% के हिसाब से भी तुम्हें बैठे बिठाए लाखों का कमीशन मिल सकता है। वो ये मंजूर है, शारिक बोला। हम किस वक्त जाएंगे? सुबह नाश्ता करते ही रवाना हो जाओ। लेकिन क्या? शारिक ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे 2 साथी यहाँ रहेंगे, गुलबाज खान ने कहा। शमीना और नौलखा जमानत के तौर पर हमारे पास रहेंगे। इन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हम हर तरह से इनका ख्याल रखेंगे। लाहौर में अपने आदमी की तरफ से क्लियरेंस मिलते ही शमीना और नौलखे को बाहिफाजत सरहद पार पहुंचा दिया जाएगा। शारिक दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसका ख्याल दुरुस्त निकला था।
गुलबाल खान वाकई इतना बेवकूफ नहीं था जितना उसे समय लिया गया। वो समीना और नूनके को जमानत के तौर पर अपने पास रखना चाहता था, जिसका मतलब था कि उसे इन पर मुकम्मल भरोसा नहीं था। शारक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, लेकिन मेरे साथियों को मेरी अदम मौजूदगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुतमईन रहो, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, गुलबाज खान ने जवाब दिया। शारक जब कमरे में वापस पहुंचा तो उसके चेहरे से परेशानी नुमाया थी। वो नक्का वगैरह चौंके बगैर ना रह सके। क्या बात है शारक बाबू? नौनके ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। खैर तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? गुलबाज खान ने सुबह हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दी है, शारक ने जवाब दिया। उसका लहजा बुझा बुझा सा था। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? नौनका बोला। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम यहाँ से खैर आफियत से निकल जाएंगे। तुम्हें याद होगा गुलबाज खान ने मुझसे बात की थी कि मैं लाहौर में हाजी से उसका मामला तय करा दूं। शारक बोला। अच्छी तरह याद है, नौलखे ने सारी लाया। उसने कहा है कि हम सुबह यहाँ से रवाना हो जाएं। उसका एक आदमी हमारे साथ होगा जो मैं सरहद पार करा देगा। लेकिन क्या? मोनके ने सवारियां निगाहों से उसकी तरफ देखा। इस लेकिन के बाद ही मुझे गड़बड़ महसूस होती है। लेकिन उसने हमें इस शर्त पर यहाँ से जाने की इजाजत दी है कि मैं तुम्हें और समीना को यहाँ छोड़ जाऊंगा, जमानत के तौर पर, शारक ने जवाब दिया। ओह, नौलती के मुंह से गहरा सांस निकल गया। उसका दिमाग खराब हो गया है। एक लड़की को यहाँ कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ, जाओ अभी और इसी वक्त जाकर उससे बात करो। मैं तुम लोगों की जमानत बनकर यहाँ रहूंगा। वो चाहे जिंदगी भर मुझे यहाँ रख ले, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन समीना को यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता। नौलखे ने खामोश होकर समीना की तरफ देखा। उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। समीना की बजाय मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ, शाह परी ने कहा। यह भी नहीं हो सकता, नौलखा जल्दी से बोला। क्या हम इतने बेगैरत हैं कि अपनी आजादी के लिए अपनी औरतों को गिर भी रख दे? ये कभी नहीं हो सकता। या तो हम सब जाएंगे या सब यहीं रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं यहाँ रह जाऊं। क्या वाकई तुमने उस शैतान की ये शर्त मान ली है? समीना ने उसे घूरा। क्या माँ की तुम मुझे इन वैश्यों के बीच में छोड़कर चले जाओगे? शर्त मान लेने और उस पर अमल करने में बड़ा फर्क होता है, शारक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुबह जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो सब साथ होंगे, कोई यहाँ नहीं रहेगा। समीना के चेहरे पर तमानियत सी आ गई। लेकिन ये सब कैसे होगा? नौलखे ने कहा। क्या तुम समझते हो कि ये लोग हमें हमारी मर्जी के मुताबिक यहाँ से जाने देंगे, जबकि हम बिल्कुल निहत्ते और ताकत भी समान नहीं कर सकते? हमें सिर्फ एक राइफल की जरूरत है, शारक ने कहा। हमारी तादाद 5 है और वो 4, लेकिन हमें अगर एक राइफल मिल जाए तो उन चारों पर काबू पाया जा सकता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि राइफलें हमारे हाथ आई भी और निकल गई, नौलखे ने कहा। हमें सिर्फ एक राइफल की जरूरत है, शारक बोला। और आ रहा था हम वो राइफल हासिल कर लेंगे और फिर सुबह हम सबको यहाँ से जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। थोड़ी देर बाद शारक और समीना उठकर कमरे से बाहर आ गए। विनिया रात के किसी भी हिस्से में उनके घूमने फिरने पर कोई पाबंदी नहीं थी। शारक और समीना उसे घूम फिर कर ये देखना चाहते थे कि गुलबाज खान और उसके साथी कहाँ कहाँ हैं। वो दोनों लिबार्टली के सामने से गुजरते हुए रुक गए। एक गनमैन बरामदे में बैठा हुआ था। गुलबाज खान कहाँ है? शारक ने पूछा। तय खाने में है। बुलाऊं या तुम लोग अंदर जाओगे? वो शख्स बोला। नहीं, हम तो वैसे ही घूम रहे हैं, शारक कहते हुए आगे बढ़ गया। वो लोग एक लंबा चक्कर काटते हुए वापस आ गए। एक आदमी को उन्होंने उस जगह देखा था जहां से उन पहाड़ों पर आने जाने का रास्ता था। ये रास्ता शारक पहले भी देख चुका था। ये तंग सा दर्रा था जिसमें से पहलू बपहलू 2 घोड़े गुजर सकते थे। शारक ने आगे जाकर ये नहीं देखा था, लेकिन गुलबाज खान ने उसे बताया था कि तकरीबन 100 गज आगे जाकर ये रास्ता कुशादा हो जाता था। दूसरी तरफ एक और तंग सा रास्ता था जहां से वो लोग उन्हें लेकर आए थे। एक पहरेदार दर्रे वाले रास्ते पर बैठा हुआ था और दूसरा दूसरे रास्ते पर। दीगर इलाके में ऊंची तारें लगी हुई थी और जाहिर उनकी हिफाजत के लिए अब कोई नहीं था। तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग घूम फिर कर वापिस आ गए। शारक ने तय कर लिया था कि ये लोग उस रास्ते से वापस जाएंगे जिस रास्ते से उन्हें यहाँ लाया गया था। लेकिन सबसे अहम मसला ये था, राइफल कैसे हासिल की जाए। वो सब लोग यही सोच रहे थे कि राइफल हासिल कैसे की जाए। शाह परी ने यह तजवीज पेश की कि राइफल हासिल करने के लिए वही पुराना तरीका इख्तियार किया जाए, यानी शाह परी या समीना के जरिए एक मुहाफिज को फांस कर तारीकी में ले जाकर खत्म कर दिया जाए और उसकी राइफल पर कब्जा कर लिया जाए। मोहम्मद उमर के पास एक और तजवीज थी, लेकिन वो लोग अभी किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके थे कि बाहर से एक आवाज सुनकर चौंक गए। वो सब खामोश होकर वो आवाज सुनने लगे। साफ लग रहा था कि कोई लाउड स्पीकर पर कुछ कह रहा हो, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। लाउड स्पीकर पर कोई ऐलान हो रहा है, नौलखे ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, समीना ने उसे घूरा। इन पहाड़ों में लाउड स्पीकर कहां से आ गया? रेडियो बज रहा होगा। 1 मिनट, शारक ने खामोश रहने का इशारा किया। आवाज तो वाकई लाउड स्पीकर जैसी है। वो लोग तवज्जो से आवाज सुनने लगे और उसी लम्हे बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। गुलबाज खान ने बुलाया तुम सबको लिबार्टरी में, उस शख्स ने कहा। वो खासा बदहवास लग रहा था। क्या बात है, तुम बहुत घबराए हुए हो? शारक ने पूछा। तुम लोग जल्दी आ जाओ।
वो आदमी कहते हुए बाहर दौड़ दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।